साथियों नमस्कार। यहाँ पे ये बहुत बड़ा लेक्चर होने जा रहा है और यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे हैं पॉलिटी का। और दो वीडियो में मेरी कोशिश है कि पूरी पॉलिटी को ख़त्म कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मेरा साइनॉप्सिस है और इसको मैंने स्कैन किया है और इसको मैं टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर कमेंट सेक्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे इसमें हम चैप्टर करने वाले हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पार्लियामेंट। मीडियम हम बाइलिंगुअल रखेंगे। पार्लियामेंट का चैप्टर बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। देन गवर्नर, देन स्टेट लेजिस्लेचर, देन यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज शेड्यूल्ड इन ट्राइबल एरियाज, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल हमने कर लिया है, आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द फेडरल सिस्टम, टेरिटरी ऑफ द यूनियन, सिटीजनशिप यानी नागरिकता, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। ये बहुत बड़ा चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, आप देख रहे हैं ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इसका ये ना साइनॉप्सिस है। जब तक आप इसको सुनेंगे नहीं, आप डायरेक्टली अगर चाहेंगे पढ़ना के टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ ले तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि इतना शॉर्ट में समराइज करना बहुत ही मुश्किल था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसको किया है और फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम इसको शुरू करते हैं, आप एक एक करके समझ जाएंगे। ठीक है, हम राष्ट्रपति से ही शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ब्रीफ में मैं बताते चलूँगा और इस पूरे लेसन को सुनने के बाद एक चीज़ मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि पॉलिटी के आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे सवाल इसमें से डायरेक्टली टकराएंगे। और अगर कोई स्लिप ऑफ द टंग होता है सो माफ़ कीजिएगा उसके लिए, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर है और हो सकता है कि एक मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करें। इलेक्शन, सबसे पहले राष्ट्रपति का इलेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। चुनाव जो राष्ट्रपति हैं उनका इनडायरेक्ट होता है, यानी हमारे देश में चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसीलिए जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली नहीं होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें कि जो एमपीज हैं दोनों हाउसेस के और जहाँ जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के एमएलएज पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान रहे, एमएलसीज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो मेथड अपनाया जाता है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखिए हम थोड़ा जल्दी चलेंगे तभी कंप्लीट हो पाएगा। इलेक्टोरल कॉलेज, जिसकी हमने बात कही कि दोनों हाउसेस के एमपीज, जिसमें आप ध्यान देंगे कि नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होंगे वो नहीं होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में ये नहीं होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं। ठीक है, और इलेक्टोरल कॉलेज की चर्चा आर्टिकल 54 में की गई है। आर्टिकल 55 में यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है। और अगर कोई इलेक्शन का डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है या उपराष्ट्रपति से भी, तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा, कोई हाई कोर्ट उसमें दखल नहीं देगा। राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, कम से कम उनकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए और उनके पास लोकसभा मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 58 में ये बात दी गई है। और नॉट फॉर प्रॉफिट, ये याद रखें। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। नाउ जब वो ओथ लेंगे तो ओथ में जो की टर्म्स हैं वही मैंने लिख दिया है कि एग्जीक्यूट करेंगे, जो उनका फंक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अनुसार काम करेंगे और पीपल वेलबींग को हमेशा ध्यान में रखेंगे। उनको ओथ कौन दिलाता है, शपथ ग्रहण? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नाउ कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल की चर्चा आर्टिकल 56 में की गई है। और एक बात बताइए, इनका कार्यकाल पहले तो हम जान लेते हैं 5 साल का है। इम्पीचमेंट लगता है, महाभियोग, राष्ट्रपति पे आर्टिकल 61 के तहत। और ये एक ही उसका ग्राउंड है, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। अगर रिजिग्नेशन देना है तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। नाउ कंडीशंस ऑफ ऑफिस के बारे में आर्टिकल 59 में दिया है, नॉट फॉर प्रॉफिट होना चाहिए और कोई भी लेजिस्लेटिव मेंबर नहीं होना चाहिए इनको। ये नहीं कि कोई एमपी है या कोई एमएलए है। एलिजिबिलिटी रखना अलग बात है और एमपी और एमएलए होना अलग बात है, आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को।
इमोलूमेंट्स एंड अलाउंसेस यह पार्लियामेंट तय करता है कानून के तहत। कहीं भी संविधान में पहले से नहीं दिया गया है कि राष्ट्रपति को या किसी भी जो फंक्शनरीज होती है ना नॉर्मली उनका आप देखेंगे तो सैलरी अलाउंसेस ये सब पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, मतलब लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। और जब मान लीजिए कि कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो आप ये नहीं कर सकते कि उसकी सैलरी घटा दें। पावर्स एंड ड्यूटीज देखेंगे तो इसमें दो संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। एक है 42nd अमेंडमेंट 1976 इमरजेंसी के टाइम, और 44th अमेंडमेंट जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट के टाइम आई थी। तो इसमें कई सारे वेरिएशंस मिलेंगे। जैसे 42nd अमेंडमेंट में ना राष्ट्रपति को कहा गया कि आपके पास अगर कोई ऑर्डिनरी बिल भेजा जाता है तो आप उसे मतलब उनको साइन करना ही करना होगा। बहुत सारी उन पे बाध्यताएं दे दी गई और एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस को इम्पोर्टेंट बनाया गया। लेकिन 44th में कहा गया कि नहीं, वो चाहें तो एक बार रिटर्न कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखें तो पूरे जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके फॉर्मल हेड माने जाते हैं प्रेसिडेंट। आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर को एक कड़ी माना गया है जिसमें वो राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच की कड़ी होंगे और राष्ट्रपति को ये बताएंगे कि कौन कौन सा लेजिस्लेटिव प्रपोजल है और क्या मामला चल रहा है। अभी 263 में इंटर स्टेट काउंसिल की बात कही गई है। चूंकि देखिए मैंने केवल आर्टिकल का नाम लिखा है, एक हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आर्टिकल्स को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो हो सकता है अगर किसी आर्टिकल को यहाँ एक्सप्लेन ना करें, बस बात को आप समझ जाएंगे तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। 263 में इंटर स्टेट काउंसिल की बात कही गई है ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे रिजॉल्व हो सके डिस्प्यूट्स वगैरह। और सरकारिया कमीशन ने तो परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल की बात भी कही। कई सारे जो यूनियन गवर्नमेंट की फंक्शनरीज हैं उनको अपॉइंट करते हैं, जैसे CAG हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, UPSC के चेयरमैन, UPSC के मेंबर्स एटसेट्रा, इनको हटाते भी हैं। और अमेरिका में ना एक स्पॉयल सिस्टम है जिसका मतलब है कि वहाँ के प्रेसिडेंट बहुत सारे लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अपने यहाँ क्या है ना कि IAS IPS का एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ पे मतलब आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ना समझे, वहाँ पे क्या है ना कि बिना मतलब वो लोग सेलेक्ट करते हैं मेरिट के बेसिस पे की या फिर अपने फेवरेटिज्म के बेसिस पे, तो वो सिस्टम यहाँ नहीं चलता है। मिलिट्री फंक्शन है प्रेसिडेंट का कि वॉर को डिक्लेयर कर सकते हैं, पीस साइन कर सकते हैं। डिफेंस फोर्सेस के तीनों डिफेंस फोर्सेस के आपको पता है कि ये मालिक होते हैं और पार्लियामेंट की अथॉरिटी ज़रूरी होती है इसमें। लेकिन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनसे इनका कम पावर है। डिप्लोमेटिक फंक्शन है कि जो भी एम्बेसडर्स वगैरह हैं तो उनको अपॉइंट करना, रिप्रेजेंट करना भारत को, और जो भी अगर संधि साइन करते हैं तो पार्लियामेंट का रेटिफिकेशन जरूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पावर है लेजिस्लेटिव पावर। तो समन करना, मतलब पार्लियामेंट को समन करना कि हाँ आइए अब आपका सेशन होगा। और जब एक सेशन कंप्लीट होता है तो हाउसेस को राष्ट्रपति प्रोरोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट साइन डाई ये स्पीकर का काम है, लेकिन प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओपनिंग एड्रेस इनका आर्टिकल 87 में दिया गया है कि जब भी हर साल का जो ओपनिंग मतलब पहला जो सेशन होगा उसको और या एंड जो जनरल जो इलेक्शन होगा उसके बाद का जो पहला सेशन होगा तो उसको राष्ट्रपति उसका ओपनिंग एड्रेस करेंगे। आर्टिकल 86 में है कि वो जब भी चाहें तो हाउसेस को या तो मतलब एड्रेस भी कर सकते हैं और मैसेज भी भेज सकते हैं। हालांकि इसका अपना क्रिटिसिज्म है कि जब सारी चीज़ें एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में करना है तो फिर ये सुपरफ्लॉस है ना। नॉमिनेट भी करते हैं, आपको पता है कि 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, इसी तरह लोकसभा में भी करते हैं। तो लेज रिपोर्ट्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। जैसे जब CAG रिपोर्ट अपना सौंपते हैं, NCSC NCST, तो ये सारी रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के में रखते हैं। कई सारी जगह राष्ट्रपति का प्रीवियस सैंक्शन जरूरी होता है, जैसे आर्टिकल 3 जिसमें स्टेट की बाउंड्रीज वगैरह का अल्टरेशन से संबंधित या नेम चेंज से संबंधित है। आर्टिकल 110 जो मनी बिल से संबंधित है, 117 जो फिनेंशियल बिल्स हैं, और कुछ ऐसे जो राज्यों के टैक्सेस को अफेक्ट कर रहे हो जैसे कि GST, और आर्टिकल 304। असेंट टू
जो लेजिस्लेशन है वो भी करते हैं। जैसे दोनों हाउसेस से जब बिल पास हो जाती है तो राष्ट्रपति उसको एसेंट करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब भी संसद का नाम है पार्लियामेंट का, तो कभी भी ये नहीं समझिएगा कि उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा है, उसमें प्रेसिडेंट भी उसके अहम कड़ी हैं। और नहीं अगर एसेंट करना है तो वीटो करते हैं, जैसे एब्सोल्यूट वीटो कर दिया, बात ही खत्म हो गई। ये प्राइवेट मेंबर बिल पे भी होता है और गवर्नमेंट जो बिल होता है उस पे भी होता है। सस्पेंसिव वीटो रिटर्न करते हैं और पॉकेट वीटो कुछ नहीं करते हैं, बस रखे रहते हैं। आर्टिकल 200 जिसमें गवर्नर किसी स्टेट बिल को रिजर्व करते हैं राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए, और 201 राष्ट्रपति जो है उसको डिसअलाउ भी कर देते हैं या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं। आर्टिकल 123 जो है 123 123 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑर्डिनेंस को डील कर रहा होता है। इसमें ये है ना कि अगर पार्लियामेंट की हाउसेस सेशन में नहीं है और कोई इम्पॉर्टेंट इमीडिएट मैटर है जिस पे कानून बनाना जरूरी है, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश लेकर आते हैं। और जैसे ही पार्लियामेंट की हाउसेस सेशन में आती हैं तो 42 दिन या फिर कहें कि 6 वीक्स के अंदर उसको अप्रूव कराना होता है। और एक इसका बहुत मिसयूज हुआ, इसलिए डीसी वाधवा का एक जजमेंट आया था 1987 के आसपास। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपीटेड रीप्रोमulgation ऑफ द ऑर्डिनेंस विदाउट एनी अटेम्प्ट टू इवन चेंज द टेक्स्ट या विदाउट एनी अटेम्प्ट टू गेट द बिल पास्ड इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी को कृष्ण कुमार सिंह 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज अ फ्रॉड ऑन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नाउ मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि लंबा बोलना है और इसीलिए, नहीं तो थक जाऊंगा मैं। नाउ जुडिशियल पावर देखते हैं। जुडिशियल पावर में ना आप गवर्नर के भी पावर से इसमें कंपेयर करेंगे तो सबसे पहला है पार्डन, यानी कंप्लीट क्षमा दे देना। दूसरा है कम्यूटेशन, कई बार सीरियल पूछ देता है तो इस सीरियल भी याद रखेंगे। कम्यूटेशन मतलब कि आप क्या करें कि जैसे मान लीजिए कैपिटल डेथ पेनाल्टी सुनाई गई है तो आप उसको उसके फॉर्म को, नेचर को चेंज करके आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं। रिमीशन, या मान लीजिए कि सजा है 10 साल की, आप उसको कम कर दिए, 5 साल कर दिए। रिस्पाइट है, मैंने यहाँ कोड बना दिया थोड़ा सा एस, यानी कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस, एस फॉर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कुछ सजा कम हो जाती है, जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है। और रिप्राइव यानी कि पेंडिंग केसेस, तो यहाँ से पी बना दिया है हमने। देखिए जब भी आप गवर्नर से तुलना करेंगे तो गवर्नर स्टेट लिस्ट के मैटर पे करते हैं, और जहाँ तक बात कोर्ट मार्शल की आती है तो गवर्नर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति कर सकते हैं। इवन जो पार्डन वाला है तो यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। नाउ इमरजेंसी पावर्स भी राष्ट्रपति के पास है। जैसे आर्टिकल 352 से आपने 360 तक पढ़ा होगा कि पार्ट जो 18 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इमरजेंसी को डील करता है। 352 में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति घोषित करते हैं। कुछ क्राइटेरिया है, जैसे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस एक शब्द, जिसके तहत इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था, लेकिन बाद में उसको आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, ठीक है, 44th अमेंडमेंट के तहत। और 354 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज से संबंधित है कि कैसे राष्ट्रपति रेवेन्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन को अल्टर कर सकते हैं। अच्छा, जब भी मैं राष्ट्रपति कहूँ आप ये समझें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज द डी फैक्टो हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जहाँ अगर डिस्क्रिशनरी पावर है वही सिर्फ राष्ट्रपति का अपना स्वविवेक पे होता है। 356 में है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। कब लगता है? जब आर्टिकल 355 कहता है कि व्हेन देयर इज अ ब्रेकडाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैशिनरी ऑफ द स्टेट, इस तरह से कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राज्य में सरकार को नहीं चलाया जा सकता। 359 आर्टिकल आपको पता है कि जैसे ही इमरजेंसी लगाई जाती है तो सारे फंडामेंटल राइट्स आपके ख़त्म हो जाते हैं सिवाय दो के, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 में क्या है कि आपका कुछ अधिकार है, जैसे कि डबल जियोपार्डी नहीं होगा। आर्टिकल 21 में क्या है
कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। खैर हम फंडामेंटल राइट्स में इनको देखेंगे। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल है, और 365 में है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट की किसी डायरेक्शन को स्टेट गवर्नमेंट नहीं फॉलो करती हैं तो उसके तहत जो है तब भी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है ना। कुछ मिसलेनियस विविध भी राष्ट्रपति के पावर हैं, जैसे ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के तहत होता है, जिसमें दोनों हाउसेस में अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, अगर एक नॉर्मल बिल है और लोकसभा से मान लीजिए गया राज्यसभा में और 6 महीना बीत गए या फिर वो हाउस रिजेक्ट कर देता है, तो ज्वाइंट सिटिंग राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगर कोई गवर्नर एक से ज़्यादा राज्यों के गवर्नर बनते हैं तो उनको कितने एमोलूमेंट्स दिए जाएंगे ये राष्ट्रपति तय करते हैं। आर्टिकल 143 में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज से, जैसे कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करना। नाउ राष्ट्रपति का हम आखिरी कड़ी देख रहे हैं और ये है डिस्क्रिशनरी पावर। इसमें है कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री पीएम का अपॉइंटमेंट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं, यदि अगर लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया हो और कोई क्लियर सक्सेसर नहीं पता लग रहा हो तो किनको इनवाइट करें, ये राष्ट्रपति का डिस्क्रिशन हो जाता है, या एक बार जो बिल को भेजने से संबंधित है। नाउ हमने राष्ट्रपति को खत्म किया। मुझे उम्मीद है कि ओवरऑल एक आपको आइडिया मिल गया होगा। इतने कम समय में हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। नाउ वाइस प्रेसिडेंट का सबसे पहला हम लोग बात करेंगे तो वो है इलेक्शन से संबंधित इनका चुनाव। राष्ट्रपति की तरह इनका भी चुनाव इनडायरेक्ट होता है, लेकिन इसमें कोई भी एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसमें सिर्फ दोनों हाउसेस के एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं। राष्ट्रपति की तरह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के तहत इनका चुनाव होता है। जैसे कि आपने अदर सिस्टम क्या है हमारे यहाँ, पीआरएसटीवी है, ये पीआरएसटीवी के अलावा एफपीटीपी है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जैसे कि हम लोग एमएलएज वगैरह एमपी के चुनाव में फॉलो करते हैं, मतलब लोकसभा वाले में। दोनों ही हाउसेस इसमें फॉलो करता है, इंक्लूडिंग द नॉमिनेटेड मेंबर्स। कारण यही है ना कि वो राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है ना, तो उनके चुनाव में नहीं भाग लेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग ले ही सकते हैं ना। योग्यता क्या हो, तो इनका भी 35 साल मिनिमम उम्र रखा गया है, मैक्सिमम कुछ नहीं रहा है इसमें। और उनका क्या था राष्ट्रपति का, लोकसभा के लिए एलिजिबिलिटी, इनका राज्यसभा के एलिजिबिलिटी, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर रहे हों। शपथ ग्रहण में है 2 है, फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करें, और ये राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अगर चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करता है। टर्म आर्टिकल 66 में कहा गया है, मतलब अगर उसको आप इंटरप्रेट करेंगे कि री इलेक्शन हो जाएगा, और आर्टिकल 67 में रिमूवल की बात कही गई है, लेकिन कोई भी रिमूवल का ग्राउंड नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर इनकी फंक्शंस की बात करें तो कहीं भी संविधान में मेंशन्ड नहीं है। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का पद है वो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट से लिया गया है, लेकिन यूएस में क्या है ना कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की अगर कुछ मृत्यु हो जाए तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट हो जाएंगे, और जितना टर्म बचा है उतने टाइम के लिए, जबकि इंडिया में वैसा नहीं है, बस यहाँ कुछ पीरियड के लिए ही होगा। एमोलूमेंट्स मैंने बताया पार्लियामेंट फिक्स करती है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फिक्स करता है। सो वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स। नाउ कम टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। पहला चीज आएगा आर्टिकल 74(1), हमने बताया 42nd अमेंडमेंट में इसमें चेंज किया गया था, और जो सैल वर्ड है ना उस पे कि उनको साइन करना ही करना होगा, इस पे एम्फेसिस दिया गया था, और जो उनको एड एंड एडवाइस के तहत काम करना ही होगा। और 75 में आपको पता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई है, यहाँ 44th होगा। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एडवाइस है ना वो बाइंडिंग होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कि डिफीट हो गई है, मतलब लोकसभा में, या इम्प्रॉपर एडवाइस दे रही है, तो क्या इम्प्रॉपर एडवाइस में मानना होगा? हाँ, तब भी राष्ट्रपति को मानना होगा, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर का पद है ना या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये कभी खाली नहीं रह सकता है।
91st अमेंडमेंट किया गया 2003 में और इसमें 75 में 1A जोड़ा गया और 1B। 1B में कहा गया कि लोकसभा की संख्या का मेंबर्स की संख्या का 15% से ज़्यादा मेंबर मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं और मिनिस्टीरियल पोस्ट के लिए डिबार कर दिया गया 71B में। सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, मतलब दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, एक ही साथ तैरते हैं और एक ही साथ डूबते हैं। और अगर कोई मंत्री मान लीजिए कि डिफर करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ओपिनियन से तो उनको रिजाइन देना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को रिजाइन देना पड़ा था हिंदू कोड बिल के मामले में। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो मॉर्ले ने कहा था प्राइमस इंटर पेयर्स, यानी फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल्स। ठीक है, इक्वल्स के बीच वो पहले हैं। बहुत सारे बॉडीज को प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे होते हैं और अगर पूछा जाए कि हु इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज देन इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्रधानमंत्री रिज़ाइन दे दें या डेथ हो जाए तो क्या होगा, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉलेप्स हो जाती है। जैसे अगर इंडिविजुअल मिनिस्टर रिज़ाइन दें तो उससे पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या डेथ हो जाए तो। लेकिन अगर अभी कोई करंट प्राइम मिनिस्टर हो और उनके साथ कोई इस तरह का दुर्घटना हो जाए या फिर अगर रिजाइन देते तो नया तरीके से फिर से सबको शपथ ग्रहण लेना पड़ेगा। और प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे ये लोग निर्भर करते हैं, आपको पता ही है। आर्टिकल 78 हमने ऊपर चर्चा कर भी लिया था कि प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच प्राइम मिनिस्टर एक लिंक का काम करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या चल रहा है ना। टर्म कोई नहीं होता है, जैसे कई लोगों को लगता होगा कि 5 साल का कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का या मिनिस्टर्स का, इनका टर्म होता ही नहीं है। ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे निर्भर करता है। अब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट आप जानते हैं कि ओरिजिनली क्या होता है। नाउ सिंगल या कोलिशन गवर्नमेंट, क्या इसकी चर्चा संविधान में है? नहीं, इसकी कोई चर्चा नहीं है। क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो शब्द है इसको किसी आर्टिकल में लिखा गया है? नहीं, इसको भी कहीं नहीं लिखा गया है संविधान में। ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव पद है, जैसे डिप्टी CM भी है तो उसका भी कहीं भी कोई वर्णन संविधान में नहीं है। इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट का भी कोई वर्णन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि 3-4 लोग, इवन कैबिनेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट जो लोग होते हैं जैसे कि मोदी जी, अमित शाह, इस तरह के जो लोग हैं, तो ये लोग मिल करके इनर और किचन कैबिनेट बनाते हैं और ज़रूरी नहीं कि वो मंत्री ही हो। अगला टॉपिक है हमारा कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चर्चा नहीं है, दैट मीन्स एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको रूल्स ऑफ हाउस में दिया गया है और 2 तरह का होता है। एक स्टैंडिंग होता है, आप बताइए अभी कि अभी टोटल जब 2 स्टैंडिंग कमेटी बढ़ गई हैं कैबिनेट कमेटी तो कितनी हो गई हैं। और कुछ एडहॉक होते हैं जैसे चाइना वॉर के समय बनाई गई थी। प्रधानमंत्री इनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और प्रधानमंत्री ही मोस्टली इनको हेड कर रहे होते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी है उसको मोटा भाई होम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं। और जो पॉलिटिकल वाली जो कैबिनेट कमेटी है ना, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इसको प्रधानमंत्री हेड करते हैं और ये सबसे पावरफुल कैबिनेट कमेटी है और इसीलिए इसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है। अगर मिनिस्टर्स का क्लासिफिकेशन की बात करें तो संविधान में कहीं नहीं दिया गया है कि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये कैबिनेट हैं, इस तरह से। अब 3 प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा से मेंबरशिप रखी है। जैसे मोदी जी लोकसभा से हैं, वाराणसी से आते हैं, तो 3 लोग हैं जैसे इंदिरा गांधी जी, HD देवगौड़ा जी और मनमोहन सिंह जी। तो ये 3 लोग हैं जो राज्यसभा से थे। नाउ अगला चैप्टर है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में इसकी बात है, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। इनका ड्यूटी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे एडवाइस करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो केसेस है उस पे ये रिप्रेजेंट करें। आपको पता है ना कि 46% ऑफ द जो केसेस है ना पेंडिंग, उसमें मतलब 2-4 अगेंस्ट दी स्टेट ओनली। स्टेट का मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। आर्टिकल 143 हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात कर ली और ये मतलब अपीयर होते हैं इवन हाई कोर्ट में भी। आप सोच रहे होंगे कि क्या केवल सुप्रीम कोर्ट? नहीं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मैटर किसी हाई कोर्ट में भी है तो अटॉर्नी जनरल वहाँ भी भारत के महान्यायवादी अपीयर होते हैं। नाउ टर्म कितना होता है, तो इनका कोई टर्म नहीं होता है।
और ना ही इनको कैसे हटाया जाएगा, तो इसके बारे में संविधान में कोई चर्चा नहीं की गई है। और नॉर्मली ये रिज़ाइन दे देते हैं जब सरकार बदलती है। यह कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन इनको पार्लियामेंट में बैठने और पार्लियामेंट के दोनों सदनों में बोलने, दोनों सदनों में बैठने और दोनों सदनों में बोलने का अधिकार प्राप्त है। न सिर्फ सदनों में बल्कि पार्लियामेंट की कमिटीज़ में भी जिसके ये मेंबर हैं उसमें बिना वोट दिए ये बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं। मतलब वोटिंग का इनको अधिकार नहीं है। और जो एमपीज को प्रिविलेजेस मिलती हैं वो इनको भी मिलती हैं, और ये बात आर्टिकल 88 में है। किसी भी कोर्ट में ये ऑडियंस बन सकते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट का जज का जो क्वालिफिकेशन होता है कि इतने साल प्रैक्टिस होना चाहिए, कि एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, तो वही सारी क्वालिफिकेशन इनकी है। रिम्यूनरेशन इनकी राष्ट्रपति तय करते हैं। जैसे हमने बताया ना कि अदर जगह आपने देखा कि पार्लियामेंट तय करता है, इनका राष्ट्रपति तय करते हैं। क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं? तो हाँ, आपको आश्चर्य हो रहा है, अच्छा प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये गवर्नमेंट के होल टाइम काउंसिल नहीं होते हैं, ठीक है, और ना ही ये गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। इसीलिए तो इन पे आर्टिकल 311 जो आईएएस के लिए अवेलेबल है सेफ गार्ड्स, वो इनको नहीं मिलता है। लेकिन ये प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन 3 यहाँ पे अपवाद है कि वो भारत सरकार के खिलाफ नहीं करेंगे, वो किसी ऐसे क्रिमिनल केस को नहीं लड़ेंगे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन न लिया गया हो, वो किसी कंपनी में डायरेक्टर का पद नहीं संभालेंगे बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के। फिर 2 और पद हैं, एक है सॉलिसिटर जनरल और दूसरा है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये लोग भी लॉ ऑफिसर्स होते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हेल्प करने के लिए होते हैं। तो जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल 76 में वर्णन है, इनका कहीं किसी आर्टिकल में वर्णन नहीं है। और जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या सॉलिसिटर जनरल है, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ। अगला चैप्टर है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बाबा साहेब ने कहा था कि जो संविधान में सबसे महत्वपूर्ण ऑफिसर है वो है सीएजी। क्यों? क्योंकि वो गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स हैं, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा हेड कर रहे हैं। इनकी अगर कंडीशंस ऑफ सर्विस या इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होती है, तो जैसे अटॉर्नी जनरल का हमने पढ़ा ना कि वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे निर्भर करता है, मिनिस्टर्स का पढ़ा, इनका नहीं है। इनका 6 साल का कार्यकाल या फिर 65 साल की उम्र हो जाए, जो पहले हो जाए। इनको हटाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह हटाना पड़ेगा, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के आधार पे सैलरी आप इनका कम नहीं कर सकते, ना ही इनको। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड है। आई सपोज कि आपको इसका मतलब पता हो, जब भी चार्ज्ड होगा तो आप नहीं कम कर सकते हैं। और जब ये रिटायर हो जाएंगे तो ये मतलब इनको ऐसा नहीं है कि मतलब इनको कोई नौकरी वगैरह दी जाएगी, तो इसलिए इनका इंडिपेंडेंस इंश्योर रहता है। क्या है इनकी ड्यूटीज़ और पावर्स? ड्यूटीज़ और पावर्स बेसिकली देखिए, ऑडिट करना है और अकाउंट्स को कंपाइल करना है, ये है। 1971 में एक एक्ट पारित किया गया और इसने इसको डिफाइन किया। 76 में उसमें एक अमेंडमेंट किया गया और ये कहा गया कि जो यूनियन का अकाउंट है उसको कंपाइल जो कर रहे थे सीएजी, तो उससे छुट्टी दे दी गई और जो मोर प्रोडक्टिव वर्क है ऑडिटिंग का काम, वो दिया गया। और जब आप मेंस का उत्तर लिखेंगे तो ये लिखिएगा कि स्टेट्स को भी ऐसा करना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि स्टेट्स के भी जो अभी भी है, मतलब अकाउंट्स हैं उनको कंपाइल करते हैं तो वो उससे छुट्टी दी जाए इनको। ऑडिट करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। किनको रिपोर्ट करते हैं? तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं एंड द रेस्पेक्टिव जो स्टेट्स में है गवर्नर। किस चीज़ पे? तो कंसोलिडेटेड फंड पे, कंटिजेंसी फंड पे और पब्लिक अकाउंट पे यूनियन और स्टेट का रेस्पेक्टिवली, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का या कोई सब्सटेंशियली फिनांस्ड बॉडी है या कोई अदर बॉडी जिसको प्रेसिडेंट या गवर्नर रिक्वेस्ट करते हो। नेट प्रोसीड्स को सर्टिफाई करते हैं
ये राष्ट्रपति को मतलब एडवाइस करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म्स क्या होगा, और स्टेट गवर्नमेंट का जो मैं बात कर रहा था कि जो अकाउंट्स हैं उसको कंपाइल करते हैं ना। आपने एक सुना होगा प्रोप्राइटरी ऑडिट, ये क्या होता है? एक होता है जो नॉर्मल हमने ऊपर बात की, वो है लीगल या रेगुलेटरी ऑडिट। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब है कि क्या सीएजी कमेंट कर सकते हैं कि जो भी पैसा निकाला गया था वो सही से इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। आपने देखा होगा 2G स्कैम, या फिर कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, या कोलगेट स्कैम कोयला में। ये सब क्यों आया? ये प्रोप्राइटरी ऑडिट के कारण आया, और ये सीएजी का डिस्क्रिशनरी पावर है, मन करेगा तो वो करेंगे ना। कोई भी मिनिस्टर रिप्रेजेंट नहीं करता है सीएजी को पार्लियामेंट में, एंड सीएजी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ब्रिटिश सीएजी से अलग इस मामले में है कि ब्रिटिश सीएजी के पास ज़्यादा पावर है। हमारा सीएजी जो है ना, उसमें सी का पावर नहीं है, और ब्रिटिश सीएजी में सी का पावर है। इसका मतलब क्या है? कंट्रोलर हमारे सीएजी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सीएजी तब रोल में आते हैं जब पैसा ऑलरेडी खर्च हो गया है। वो ये उनके पास ये कंट्रोल नहीं है कि ये पैसा इसके लिए निकाला गया है तो ये पैसा दे या ना दे, नहीं, इनके हाथ में ये नहीं है। पैसा खर्च हो गया तो वो सही से खर्च हुआ या नहीं, बस इतना ही देखते हैं, जबकि ब्रिटिश सीएजी में वो अधिकार है। नाउ अगला हमारा चैप्टर है पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 से 122 में दिया गया है, भाग 5वें में वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम फॉलो करते हैं। अच्छा, मैं अंडरलाइन कम करूंगा क्योंकि इससे स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी। मैं मेन जो हेडिंग है उसको अंडरलाइन करता जाता हूँ, ठीक है। यानी कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, अनलाइक द अमेरिका जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नाउ लोकसभा में 530 प्लस 20 यूनियन टेरिटरी से टोटल 550 प्लस 550, मतलब अभी तो वही है हाईएस्ट, मतलब मैक्सिमम मेंबर्स हैं। 7th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ उसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात कही गई। कोई जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसको फॉलो नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है उसमें, और महंगा भी है, और जो उपचुनाव का कोई स्कोप नहीं बच जाता है, और पार्टी सिस्टम का सिग्निफिकेंस बढ़ता है और कैंडिडेट का कम होता है। क्वालिफिकेशन क्या है कि लोकसभा के लिए 25 साल होना चाहिए, और एडिशनल क्वालिफिकेशन आर्टिकल 84 और आरपीए 1951 में दी गई है। डिसक्वालिफिकेशन है आर्टिकल 102 में, जिसमें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट एटसेट्रा की बात कही गई है। और प्रेसिडेंट इसका निर्णय लेते हैं जब इलेक्शन कमीशन उनको बताता है डिफेक्शन पे। नाउ अगला है राज्यसभा। इसमें 250 मेंबर हो गए, 238 प्लस 12 नॉमिनेशन। तो और पीआरएसटीवी यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत एमएलएज इनको चुनते हैं, और राज्यों के बीच इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सिक्किम में देखेंगे तो 1 है, और यूपी में 31 हो जाता है। तो अगर सैलरी और अलाउंस की बात करेंगे तो आर्टिकल 106 में दी गई है। सीट की वैकेशन, अगर 2 जगह सीट हो तो एक जगह वैकेट करना पड़ेगा। जैसे 2 जगह चुनाव जीत गए दोनों हाउसेस में, या 2 जगह से चुनाव सेम ही हाउस में जीत गए, या फिर कोई एमएलए था एमपी हो गया। और आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई है, या फिर अगर रिजाइन दे देते हैं तब भी सीट खाली हो जाएगी, या बिना बताए 60 दिन तक एब्सेंट हो जाए तब भी। अब आइए हम देखते हैं हाउस के ऑफिसर्स कौन से हैं। तो 1 नंबर पे हैं स्पीकर। ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं डिप्टी स्पीकर को। इनको हटाने का आप तरीका मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि एक स्पीकर को कैसे हटाया जाता है, व्हाट इज़ द रिमूवल प्रोसेस। ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस आप जानते हैं कि बहुत सारे कमिटीज़ को हेड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है, R फॉर रूल्स, G फॉर जनरल पर्पस एंड B फॉर बिजनेस एडवाइजरी। ये तीनों कमिटीज़ जो हैं दोनों हाउसेस में हैं, और दोनों हाउसेस के जो रिस्पेक्टिव हेड्स हैं जैसे स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वो हेड कर रहे होते हैं। पूरे हाउस के डेकोरम को मेंटेन करना, आपने सब कुछ देखा होगा, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, जो रूल्स है उसको पढ़ के अच्छे से बताना। इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 7वां रैंक है, और इनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है। नाउ नेक्स्ट इज स्पीकर प्रो टेम। ये जब जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उनको चुन लिया जाता है, और इनका सिर्फ इतना काम होता है कि ये मेंबर्स को ओथ दिला सकें। डिप्टी स्पीकर
जो हैं वो 11वीं लोकसभा से देखा जा रहा है कि नॉर्मली अपोजिशन से ही चुना जा रहा है, और ये स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं है। और अगर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के ये मेंबर बनते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन हो जाते हैं। उसके बाद अगले हैं चेयरमैन। ये आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट को ही चेयरमैन बनाया जाता है ऑफ द राज्यसभा। उनकी सैलरी वही होती है जो वाइस प्रेसिडेंट को मिलती है, और रिमूवल उसी तरह होगा कि जो जिस तरह से अगर उपराष्ट्रपति को हटाया जाए। हमारा अगला है कि सेक्रेटेरिएट। सचिवालय आपने सुना होगा, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, तो दोनों का अपना अलग है, लेकिन कुछ पोस्ट कॉमन होती हैं और दोनों के अपने अलग अलग सेक्रेटरी जनरल होते हैं जो हेड कर रहे होते हैं। नाउ लीडर्स पार्लियामेंट में कौन से हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो हाउस लीडर कौन है, जैसे लोकसभा में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री होते हैं या फिर उनके नॉमिनी होते हैं, और ये रूल्स ऑफ हाउस में दिया गया है। और अपोजिशन लीडर जो है उसमें उनको कम से कम 1/10वां भाग, या फिर जो सबसे बड़ी पार्टी है उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब ये दिया जाएगा, LOP बेसिकली कहते हैं। और ये ऑफिशियली 1969 से पद आया और स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिला 1977 से। कैबिनेट मिनिस्टर्स का रैंक मिलता है और कई इलेक्शंस में भाग लेते हैं, जैसे CVC, CEC एंड EC, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन। क्योंकि अभी तो रिसेंट में ही इनको, अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब इंटरवेंशन के बाद ये हो पाया है। नाउ व्हीप क्या होता है? व्हीप एक असिस्टेंट फ्लोर लीडर होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक व्हीप लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में होता है, और व्हीप की चर्चा कहीं नहीं की गई है, ना संविधान में, ना ही किसी पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में, और ना ही हाउस के रूल्स में। सेशन की बात करेंगे तो आर्टिकल 85 में चर्चा है। नॉर्मली 3 सेशन होते हैं शुरुआत से। बजट, जैसे अभी बजट सेशन चल रहा है, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, और 2 सेशन के बीच मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है। नाउ कुछ टर्म्स हैं जैसे एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब है, जैसे देखा होगा आपने पार्लियामेंट में हंगामा होने लगता है तो स्पीकर क्या कर देते हैं कि कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं, वो एडजर्नमेंट होता है। एडजर्नमेंट साइन डाई होता है कि मतलब अब कोई फिक्स डेट नहीं दिया गया। जैसे एडजर्नमेंट में बताया जाता है कि हाउस अब 2 बजे फिर से आएंगे, हम लोग मिलेंगे, लेकिन एडजर्नमेंट साइन डाई में ये बताया ही नहीं जाता है, और ये भी स्पीकर ही करते हैं, मतलब हाउस के। और जो प्रोरोगेशन है और डिजोल्यूशन है, जब एडजर्नमेंट साइन डाई होता है तो राष्ट्रपति प्रोरोगेशन लाते हैं, और उसके बाद डिजोल्यूशन आप समझते हैं कि हाउस को ही डिसॉल्व कर देना। ये दोनों पावर राष्ट्रपति का है। कोरम कितना होता है हाउस का? तो 1/10 किसका? टोटल मेंबरशिप का। और लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 मेंबर्स होते हैं। नाउ पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स है उसकी डिवाइसेस को हम देखते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर शुरू में, जब जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होता है तो शुरुआत में क्वेश्चन आवर ही होता है। कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन, जिसमें कि ओरल होता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दूसरा है अनस्टार्ट क्वेश्चन, जो रिटन में देना पड़ता है और उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तीसरा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो कम मतलब 10 दिन के अंदर का नोटिस देना पड़ता है और ये ओरल होता है। दूसरा है 0 आवर, ये जस्ट क्वेश्चन आवर के बाद होता है। यह एक इंडियन इनोवेशन है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में इसका चर्चा नहीं है और ये बिना प्रायर नोटिस के है। उसके बाद है मोशंस, जो जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस पे है, और सारे मोशंस पे वोटिंग नहीं होती है। कुछ टाइप्स हैं, जैसे सब्सटेंटिव, ये इंडिपेंडेंट है। सब्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट नहीं है, और सब्सिडियरी। क्लोजर मोशन में भी, हालांकि क्वेश्चन इस पे बनने के चांस कम है। क्लोजर मोशन कई तरह का है, जैसे सिंपली क्लोज कर दिया, या कंपार्टमेंट में बांट के क्लोज किया, या कंगारू क्लोजर किया, या गुलोटीन, मतलब जितना हुआ हुआ बाकी को ख़त्म करो, पास समझ लो।
प्रिविलेज मोशन होता है कि किसी मिनिस्टर को हम सेंसर करें कि उसने किसी डेटा को गलत प्रेजेंट किया हाउस में और एमपीज के प्रिविलेजेस का हनन किया है। कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है जिसमें ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट मिनिस्टर से लिए जाते हैं, ये भी इंडियन इनोवेशन है और रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है। एडजर्नमेंट मोशन कम से कम 2 घंटा 30 मिनट का होगा किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे। ये गवर्नमेंट को सेंसर करता है, राज्यसभा इसको नहीं ला सकती, मिनिमम 50 मेंबर्स होते हैं। कारण बताना जरूरी है, इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी आता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देने की ज़रूरत नहीं है। जो मुद्दा है वो काफ़ी स्पेसिफिक फैक्चुअल होना चाहिए और किसी प्रिविलेज इशू पे नहीं हो, कोर्ट में फंसा हुआ मैटर नहीं हो या फिर सेम ही सेशन में डिस्कस नहीं किया गया हो। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेन 50 मेंबर्स, रीजंस इसमें देने की ज़रूरत नहीं है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करेंगे। मोशन ऑफ थैंक्स दोनों हाउसेस में पास होता है, अन्यथा गवर्नमेंट की डिफीट समझी जाती है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर अपोजिशन का मेंबर रेज करता है और इसके बाद कोई डिबेट अलाउ नहीं की जाती है। रिजोल्यूशंस जितने भी होते हैं उन सब पे वोटिंग होती है। प्राइवेट मेंबर भी रेजोल्यूशन होता है और गवर्नमेंट भी रेजोल्यूशन। अच्छा, आपको लग रहा होगा प्राइवेट मेंबर क्या है और गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट का मतलब है कोई मिनिस्टर, और मिनिस्टर को छोड़ के चाहे वो बीजेपी का ही अभी एमपी क्यों ना हो उसको हम प्राइवेट मेंबर कहेंगे, ठीक है। यूथ पार्लियामेंट मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंतर्गत आता है। नाउ पार्लियामेंट की कुछ प्रिविलेजेस देखते हैं। इसमें है इंडिविजुअली उनको प्रिविलेजेज है कि जब हाउस चल रहा हो तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद अरेस्ट नहीं कर सकते आप सिविल केस में, आप कर सकते हैं क्रिमिनल केस में या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में। उनको विटनेस बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जब हाउस सेशन में चल रहा हो, और जो वो स्पीच देते हैं तो उस पर आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 जो हम लोगों पे अप्लाई होता है कि डिफेमेशन या फिर सोवरेनिटी के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है मोरालिटी, ये सब चीज़ें उन पे नहीं अप्लाई होती। लेकिन हाउस की जो गरिमा है वो अप्लाई होती है, डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द हाउस। हालांकि वो बात अलग है कि बहुत ही अनपार्लियामेंट्री तरीके से पार्लियामेंटेरियंस बिहेव करते हैं ना। उनकी कुछ कलेक्टिव भी प्रिविलेजेस हैं कि वो प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करेंगे, और 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने तो प्रेस को भी अलाउ कर दिया। स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड कर देंगे वहाँ से, इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करेंगे, कोई अरेस्ट नहीं होगा उनके हाउस प्रीसिंक्ट में, और अगर ब्रीच होता है तो उसको पनिश करेंगे। पार्लियामेंट में लैंग्वेज की चर्चा आर्टिकल 120 में की गई है और ट्रांसलेशन भी की जाएगी। फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का? पहला फंक्शन तो यही है कि कानून बनाना, और एक ऑथोरिटेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है पार्लियामेंट। कानून बनाने में ये आर्टिकल आप जरूर, जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो इनकी चर्चा कर देंगे, क्योंकि अगर चर्चा करेंगे काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जैसे 245 आप देख सकते हैं, 246 में लिस्ट वगैरह दी गई है, 249 में है कि स्टेट लिस्ट पे अगर कोई मैटर है तो पार्लियामेंट कानून बना सकता है अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में हो। 250 में हो कि अगर इमरजेंसी लगा हो तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मैटर बना सकता है। 252 में है कि 2 और 2 से अधिक राज्य चाहें तो 253 में है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के लिए। कैबिनेट को प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, कैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है, कितना पैसा देना है वो हो सकता है, क्वेश्चन आवर पूछ सकता है सवाल मंत्री से, 0 आवर में भी सवाल पूछेगा, और इलेक्शन रूल भी होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव। जुडिशियल पावर है कि इम्पीचमेंट भी करना, और लोकसभा का अप्रूवल जरूरी है किसी नए टैक्स के लिए ना। राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर है। क्या है ये? हमने 249 की बात कही कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी है तो स्पेशल मेजोरिटी के तहत राज्य सूची में संबंधित विषयों पे भी पार्लियामेंट कानून बना सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312 में बात कही गई है, वो भी स्पेशल मेजोरिटी के तहत राज्यसभा का भी पार। और 368 में एक्सक्लूसिव तो नहीं है, लेकिन दोनों हाउसेस से आपको पता है कि सेपरेटली बिल को पास करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को। तो यानी जाहिर सी बात है अगर राज्यसभा में नहीं पास होगा तो कैसे बनेगा। देखिए, हमारे जो ये जिस ऐप को मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, इसमें रोकने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, तो यहाँ तो मुझे रुकना होगा, तो मैं थोड़ा सा बीच बीच में आराम कर लूँगा।
बिल्स देखते हैं तो इसमें है ऑर्डिनरी बिल। गवर्नमेंट को 7 दिन और प्राइवेट बिल के लिए 30 दिन का लीव का ज़रूरत होता है। फिर सेलेक्ट कमेटी आती है इसमें, फिर ओरिजिनेटिंग हाउस में पास होता है, फिर दूसरे हाउस में पास होता है। अगर हमने बताया कि कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो ज्वाइंट सीटिंग होगी आर्टिकल 108 के तहत। और 6 महीना जैसे मान लीजिए कि बीत गया है और उन्होंने रिटर्न नहीं किया, नहीं पास किया, तो और जब ज्वाइंट सीटिंग होगी तो स्पीकर उसको हेड करेंगे और लोकसभा का रूल वहाँ पे अप्लाई होगा। अगर स्पीकर नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर होंगे, और डिप्टी स्पीकर नहीं होंगे तो डिप्टी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, ठीक है। और सिंपल मेजोरिटी के तहत डिसीजन लिया जाता है, और अब तक देखा गया है कि मतलब लोकसभा के फेवर में चला जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा मेंबर हैं। और कोई नया अमेंडमेंट नहीं करेंगे एक्सेप्ट कि अगर डिले के कारण कोई बात आ गई हो। और 3 बार ऐसा किया गया है, डॉरी को लेकर के 1961 में, और बैंकिंग कमीशन को लेकर 1967 में, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में। उसके बाद मनी बिल है, आर्टिकल 110 में डिफाइन किया गया है, लेकिन इसमें फाइन्स जो है वो सब नहीं है। और 14 दिन का टाइम राज्यसभा को दिया जाता है, वो अपना बस इसमें एडवाइस दे सकता है, उसको रिजेक्ट वगैरह करने का उसका अधिकार नहीं है। और केवल मिनिस्टर ही ला सकते हैं, और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जा सकती है, और प्रेसिडेंट का अप्रूवल जरूरी है। और जब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो उनको साइन करना पड़ता है। और फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2, इसमें 2 टाइप हैं, 117(1) और 117(3) में इसका डिस्कशन है। अगर इसी फाइनेंशियल मैटर्स को हम आगे बढ़ाते हैं तो आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का डिस्कशन नहीं है। आर्टिकल 113 में डिमांड फॉर ग्रांट है, और जिस पे केवल लोकसभा वोट करता है, और प्रायर प्रेसिडेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। वोटेबल और नॉन वोटेबल आप एक्सपेंडिचर जानते हैं कि नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर क्या है? जो चार्ज्ड है, ठीक है। ग्रांट्स में होते हैं जैसे कि सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक फंड कम पड़ गया हो, एडिशनल ग्रांट कोई नया सर्विस क्रिएट हो गया हो, एक्सेस ग्रांट यदि एक्सेस एक्सपेंडिचर इनकर हो गया हो तो इसमें पीएससी का अप्रूवल चाहिए होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, और एक्सेप्शनल ग्रांट किसी स्पेशल पर्पस के लिए, और टोकन ग्रांट यानी रोपी 1। वोट ऑन अकाउंट होता है ग्रांट्स जो एडवांस में, और वोट ऑन क्रेडिट होता है कि यदि डिमांड पता नहीं है कि कितना है, सर्टेन नहीं है, तो एक ब्लैंक चेक समझ के इसको दिया जाता है। नाउ कमिटीज़ बहुत ये इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक जो अकाउंट्स कमेटी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बनी। 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से हैं। चेयरमैन इसमें हमेशा अपोजिशन पार्टी से होते हैं, और सीएजी का रिपोर्ट अप्रोप्रिएशन को लेकर उसको ये स्क्रूटनाइज कर रहा होता है, और सीएजी को इसका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड कहा जाता है। एस्टिमेट कमेटी 1950 में बनती है जॉन माथाई द्वारा, और स्क्रूटनाइज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और इसमें गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को नहीं करते हैं, क्योंकि अलग से हम तीसरा कमेटी पढ़ेंगे। और इसमें 30 लोकसभा के ही केवल मेंबर होते हैं, और डिमांड फॉर ग्रांट जो है उसकी रिपोर्ट का मतलब वेट नहीं कर रहा होता, और इसको कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी कहते हैं, और ये लार्जेस्ट कमेटी भी है। नाउ पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी कृष्ण मेनन की रिपोर्ट पे बनी, और सीएजी की रिपोर्ट को खंगालती है ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। लोकसभा के ही केवल 22 मेंबर होते हैं। SC/ST कमेटी है 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। दोनों हाउसेस की ज्वाइंट कमेटी बनती है ऑन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड सैलरी एंड अलाउंसेस। कंसल्टेटिव कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं होती है, ये डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज से अटैच करती है। कौन सी? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री। ये सेशन में भी और इंटर सेशन के दौरान भी। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का चर्चा आर्टिकल 266 के 1 में है, और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 में है, और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे फाइनेंस सेक्रेटरी इसको हेड कर रहे होते हैं। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266 क्लॉज 2 में है, जैसे कि पीएफ, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स, रेमिटांसेस। राज्यसभा की यूटिलिटी है कि ये फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व है ना, और हर कोई जीत भी तो नहीं सकता ना चुनाव, ये भी है। और ब्रेक लगाता है कि लोकसभा जो है मनमानी ना करे। और हमने बताया 249, 312 और 368, आप जरूर लिखेंगे, हाँ 368 होगा। नाउ डिफेक्शन 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में आया राजीव गांधी जी के टाइम पे। मीनिंग है कि आप एक पार्टी से चुनाव जीतते हैं और आप दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, आया राम गया राम, ठीक है। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीना के अंदर ज्वाइन करता है तो डिफेक्शन का केस नहीं लगेगा, 6 महीने के बाद करेगा तो डिफेक्शन का केस लगेगा। यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो जीता है वो कभी भी किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो उस पर डिफेक्शन लग जाएगा। पहले 1/3 स्प्लिट था जिसको इम्यूनिटी मिली थी, बट 91st अमेंडमेंट के बाद ये इम्यूनिटी खत्म कर दी गई। अब क्या
2/3 मर्जर होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का, तभी आपको इम्यूनिटी मिल सकती है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे कि स्पीकर, वो ट्राइब्यूनल के रूप में काम करेंगे और उनका जो डिसीजन है वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और कोर्ट ने भी कहा भी था कि भाई 3 महीना के अंदर आप अपना फैसला सुनाइए। और रिसेंट आप देख ही रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो केस है वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अगला हमारा चैप्टर है गवर्नर। 7th अमेंडमेंट हुआ और उसमें कहा गया, मैं बिना अंडरलाइन किए आपको बताते जाता हूं क्योंकि थोड़ा तेजी में होगा। 7th अमेंडमेंट में कहा गया कि 2 स्टेट्स के भी गवर्नर हो सकते हैं। आर्टिकल 153 में इसकी चर्चा भी है। और उस जब 2 स्टेट्स का करेंगे तो हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा कि वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे कि उनको क्या इमोलुमेंट दी जाए। और इमोलुमेंट आप कम नहीं कर सकते हैं ज्वाइनिंग के बाद। और ओथ, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटी, ये सब जैसे कि केंद्र में प्रेसिडेंट का होता है, यहाँ राज्य में गवर्नर का होता है। कंडीशंस ऑफ ऑफिस है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि प्लेजर पे इनका पोस्ट डिपेंड करता है और ये जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते कि हमको क्यों हटा दिया गया। और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए, कोई लेजिस्लेटिव मेंबर नहीं होने चाहिए, आर्टिकल 158 में दिया है। ये NCRWC क्या कहता है ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको PDF को शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और 311 का सेफगार्ड, आर्टिकल 311 का इनको नहीं मिलता है। और अगर कोई बात नहीं दी गई है तो प्रेसिडेंट उसके बारे में बनाते हैं कि भाई क्या करना है। देखिए, अपॉइंटेड गवर्नर क्यों बनाया गया, क्योंकि खर्चे ज़्यादा आएंगे अगर अपॉइंटेड नहीं होंगे तो। फ्रिक्शन होगा CM से, पावर टसल होगा, यूनियन कंट्रोल कर सकेगा और सेपरेटिज्म की टेंडेंसी कम होगी। अगर नॉमिनेटेड गवर्नर के आर्गूमेंट के अगेंस्ट में बोलें तो भाई हर स्टेट का अपना स्पेशल नीड होता है, चीफ मिनिस्टर के साथ फ्रिक्शन होती है, सेंटर के इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं और जो स्टेट की ऑटोनॉमी है उसके खिलाफ है। नाउ स्टेटस देखेंगे अपॉइंटेड गवर्नर का, तो ये एजेंट ऑफ सेंटर के रूप में कई बार काम करते हैं और कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में काम करते हैं। पावर देखेंगे तो प्रेसिडेंट की तरह ही सब कुछ है, लेकिन इनके पास कोई डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 154 के तहत है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो मतलब एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं ये अपॉइंटमेंट करते हैं, जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का। कई लोगों को रिमूव भी करते हैं जो मेजर फंक्शनरीज हैं, जैसे कि एडवोकेट जनरल वगैरह हो गए, जिनको अपॉइंट भी करते हैं। बट ये जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स हैं या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर हैं या फिर जो आपके यहाँ जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन होता है स्टेट PCS वाला, उनके मेंबर्स को ये अपॉइंट तो कर सकते हैं, उनको हटा नहीं सकते हैं। और नॉमिनेट करते हैं 1 मेंबर को प्लस 1/6, 1 मेंबर को किस में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 1/6 को किस में करते हैं, तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में। हर राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, 7 ही राज्य में है। 91st अमेंडमेंट के तहत 164A, 1A और 1B जोड़ी गई, जैसे कि पार्लियामेंट का हमने 75 में बताया वैसे ही कि 15% मिनिस्टर होंगे और मिनिस्ट्रियल पोस्ट को नहीं होल्ड कर सकेंगे, और ये चांसलर होते हैं और VC को अपॉइंट करते हैं। नाउ लेजिस्लेटिव जो इनका मतलब लेजिस्लेटिव काम है वो है प्रेसिडेंट की तरह ही सिमिलर सा इनका काम है। और इनमें इनको प्रेसिडेंट की किसी भी तरह इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। और ये प्रेसिडेंट के लिए किसी मैटर को रिजर्व करते हैं यदि वो अल्ट्रा वायर हो या फिर DPSP को वायलेट कर रहा हो या फिर नेशनल इंटरेस्ट में हो। जुडिशियल पावर इनकी आर्टिकल 161 में दी गई है। पार्डनिंग पावर नहीं है इनके पास, कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते हैं, मतलब कोर्ट मार्शल से नहीं बचा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं। और जुडिशियल सर्विस जो अदर देन डीजे होते हैं तो उसमें हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इनके साथ मिल करके ये करते हैं। फाइनेंशियल और इमरजेंसी पावर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल में आर्टिकल 202 है, जैसे बजट का पावर है, और 356 राष्ट्रपति शासन है। डिस्क्रिशनरी पावर आर्टिकल 163 क्लॉज 1 में मेंशन्ड है।
इसीलिए कोई भी अमेंडमेंट 163(1) में 42nd अमेंडमेंट में नहीं किया गया, अनलाइक 74 के क्लॉज 1 में। और इनका क्या डिस्क्रिशनरी पावर है ये खुद डिसाइड करते हैं, 163 के 2 में है। और 6th शेड्यूल में बताया गया है असम को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पावर्स को लेकर के। और 239 में जो गवर्नर हैं वो यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर भी हो जाएंगे। और इनकी कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आर्टिकल 371 के 2 और 371 का ए से लेकर के जे तक है। कुछ सिचुएशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। नाउ प्रेसिडेंट का कंट्रोल गवर्नर पे देखेंगे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट भी करते हैं, हटाते भी हैं और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। अगला टॉपिक है कि वेदर गवर्नर इज कम्पिटेंट टू डिसमिस द सीएम। तो कंपोजिट फ्लोर टेस्ट होगा, ये एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई ऐसे आप नहीं हटा सकते, ठीक है। जब भी आप लेजिस्लेचर को भंग करना होगा तो ये करना होगा। सरकारिया कमीशन ने सुझाव भी दिए जो मेंस में इंपॉर्टेंट है कि वाइडेस्ट सपोर्ट और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और फिर पोस्ट इलेक्टोरल कॉलिशन और फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के एनालोगस है, यानी उसी तरह का है। बट इसमें क्या है ना कि हाई कोर्ट जज की तरह होना चाहिए, तो इसमें कोई इमिनेंट ज्यूरिस्ट का क्राइटेरिया नहीं होता है। नाउ स्टेट लेजिस्लेचर हम देखते हैं, इसमें है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करें तो ये कैसे क्रिएट होगा और कैसे एबॉलिश होगा, ये आर्टिकल 169 में दी गई है। और इसकी शुरुआत करता है उस राज्य का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और फिर पार्लियामेंट इसमें इंटरवीन करता है, तब होता है। इसलिए इसका एक क्रिटिसिज्म भी है। एमपी में इसके निर्माण की बात कही गई लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। इसका अगर मेंबरशिप देखेंगे कंपोजिशन, तो 1/3 जो कंपोजिशन है वो असेंबली के द्वारा है, ये आर्टिकल 171 में दिया गया है। और कंपोजिशन का निर्धारण पार्लियामेंट करता है जिसमें 1/3 एमएलए के द्वारा, 1/3 जो आपकी लोकल बॉडीज हैं उनके द्वारा, 1/6 मेंबर गवर्नर के द्वारा, 1/12 टीचर्स के द्वारा और 1/12 ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएट लोग हैं उनके द्वारा। नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 मेंबर होते हैं। और टर्म एक्सटेंशन इनका इमरजेंसी के दौरान 1 साल का किया जा सकता है। गवर्नर डिसाइड करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन पे। और अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो वो रिमेनिंग पीरियड तक ही रह सकते हैं। डुअल मेंबरशिप में एक मेंबरशिप को छोड़ना पड़ेगा 10 दिन के अंदर। स्पीकर या चेयरमैन मतलब ये सेटिस्फाई करेंगे खुद को कि जो रिजिग्नेशन दिया गया है वो वॉलेंटरी रिजिग्नेशन हो, किसी दबाव में ना हो। और 1974 नव निर्माण मूवमेंट अगर आपको याद हो तो उसमें बहुत सारे दबाव में दिए गए थे। नाउ अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को राज्यसभा से तुलना करें तो मनी बिल पे तो दोनों का मतलब लगभग पावर सेम है, लेकिन ऑर्डिनरी जो बिल है उसमें केवल ये एडवाइजरी है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये केवल 4 महीने डिले कर सकता है। शुरुआत में 3 महीने और फिर दोबारा से 1 महीने। और जिस राज्यसभा में क्या था कि अगर वो डिफर करता है तो ज्वाइंट सीटिंग होगा, लेकिन यहाँ ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रोविज़न ही नहीं है। नाउ स्टेटस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल देखें तो इसकी कंपोजिशन ही ऐसा है कि ये वीक हो जाता है, क्योंकि एग्जिस्टेंस ही डिपेंड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली पे। और नॉमिनेट करता है एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को, वो एडवाइस करते हैं। अगर कोई जल्दबाजी में लेजिस्लेशन है तो उसको वो रोकता है। गवर्नर का अगर वीटो देखें तो आर्टिकल 200 में है कि भाई वो प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, और 201 में है कि प्रेसिडेंट जो है डिसअलाउ भी कर सकते हैं या लौटा भी सकते हैं, या आर्टिकल 143 के तहत एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ऑर्डिनेंस की पावर की बात कही गई है जिसमें कि अगर रेपुग्नेंसी विद द यूनियन लॉज विद रिस्पेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट और अंडर प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर प्रीवियस सैंक्शन ऑन द डीम्ड नेसेसिटी, सेम ही है। मतलब ऑर्डिनेंस मेकिंग प्रोविज़न पे जो प्रेसिडेंट का है वो इनका है, सेम ही प्रोविज़न के 6 वीक और जो हमने प्रोविज़न आपको बताया। स्टेट लेजिस्लेचर की प्रिविलेजेस की बात करेंगे तो ये खुद के लिए एक नया प्रिविलेज क्रिएट नहीं करेंगे, और कोर्ट डिटरमाइन करेगा प्रिविलेजेस को। आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट की रीट की बात और 226 में हाई कोर्ट की रीट की बात कही गई है।
और यदि प्रिविलेजेस ये मान लिया गया कि एग्जिस्ट करता है तो फिर उसके बाद हाउस का पावर होता है, और ये प्रिविलेजेस गवर्नर को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है कि आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फ्रीली आप प्लीज़ लेक्चर को सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट फिर भी मैं इसको रीड कर देता हूँ कि प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो 7th अमेंडमेंट हुआ उसने पार्ट सी को यूनियन टेरिटरीज से रिप्लेस कर दिया, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन और 7th अमेंडमेंट ने पार्ट डी को एबोलिश कर दिया, जैसे पार्ट ए बी सी डी स्टेट्स थे। और गवर्नर भी अपॉइंट हो सकते हैं यहाँ पे, और वो लोग एजेंट के रूप में काम करते हैं, न कि हेड ऑफ द स्टेट। दिल्ली, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार में एलजी हैं। आर्टिकल 239 ए का संबंध पौंडीचेरी के में मतलब लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्रिएट करने से है, और 239 ए एंड ए बी 69th अमेंडमेंट के लाया गया दिल्ली के लिए है, जिसमें दिल्ली सरकार के पास पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड का पावर नहीं है। पौंडीचेरी में स्टेट और कंकरेंटली दोनों पे कानून बना सकते हैं। प्रेसिडेंट ओवरराइड द पार्लियामेंट लेजिस्लेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट, बट सस्पेंडेड इफ फंक्शनिंग लेजिस्लेचर इज देयर। समझ गए। और हाई कोर्ट पार्लियामेंट बना सकता है अंडर आर्टिकल 241। क्यों क्रिएट किए गए? तो पॉलिटिकल कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, स्ट्रेटेजिक और बैकवर्डनेस वाले रीजंस हैं। और स्पेशल प्रोविज़न है दिल्ली के लिए कि यहाँ का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं। और जैसे अदर जगह हमने 15% मंत्री देखा, यहाँ पे 10% मंत्री यानी 7 मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के, और प्रेसिडेंट के प्लेजर पे निर्भर करते हैं, मतलब एलजी का प्लेजर नहीं, यहाँ प्रेसिडेंट है। एक्वायर्ड टेरिटरीज में देखेंगे तो यूटीज के ही प्रोविजन को एक्सटेंड किया गया आर्टिकल 366 में, और पार्लियामेंट लेजिस्लेट करता है आर्टिकल 246 में। आज अभी के समय में कोई भी एक्वायर्ड टेरिटरी नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट था। ओके, नाउ है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। आर्टिकल 244 में इसकी बात है, पार्ट 10वां है। शेड्यूल्ड यानी एबोरिजिनल्स होता है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं 5th शेड्यूल में 10 स्टेट्स हैं। गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गवर्नर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। गवर्नर ये बताते हैं कि कौन सा एक्ट अप्लाई होगा और कौन सा एक्सेप्शन के साथ लगेगा। लैंड ट्रांसफ़र हो, मनी लेंडिंग हो, तो इसमें प्रेसिडेंट की एसेंट की ज़रूरत होती है। पार्लियामेंट जो है ऑल्टर बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट कमीशन, जैसे कि ढेबर कमीशन और दिलीप भुरिया कमीशन जो है आर्टिकल 339 के तहत लाया गया था। 6th शेड्यूल देखेंगे तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की बात कही गई है स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल क्रिएट करने की बात कही गई है, जिसमें फॉरेस्ट अदर देन रिजर्व फॉरेस्ट, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, सोशल कस्टम, ये सब मैटर शामिल होंगे। नाउ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो चैप्टर्स थोड़े उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे तो हमने जल्दी जल्दी कर लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट कुछ सवाल बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहले गांधी जी ने इसकी बात कही थी 1922 में, फिर नेहरू रिपोर्ट 1928, एम.एन. रॉय का 1934, और कांग्रेस ने ऑफिशियली पहली बार 1934 में इस बात को रखा था। सॉरी, कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली रखा, और साइमन फिर कमीशन और फिर आरटीसी को भी डिस्कस कर देंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और ऑगस्ट ऑफर को। ये बेसिकली कैसे इवॉल्व हो रहा है हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हिस्ट्री वाले सेक्शन में। जब हम हिस्ट्री करेंगे तो पूरा डिटेल में इसको करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 और क्रिप्स मिशन में क्या था कि इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, डोमिनियन स्टेटस होगा और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स की जाएंगी, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस, फिर कैबिनेट मिशन। चूंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है तो हिस्ट्री में इसको डिटेल में करेंगे। और कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया था कि यूनियन ऑफ इंडिया होगा, रिसोडेरी पावर स्टेट्स के पास होगा, प्रोविंसेस ग्रुप्स बना सकती हैं। और 20 फरवरी 1947 को एटली ने कह दिया था कि हम जून 1948 तक चले जाएंगे, 3 जून 1948। और चेंजेस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत किए गए कि जो उस समय की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो लेजिस्लेटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का भी काम कर रही थी। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को हमारी रेटिफाई किया, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम सॉन्ग, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया। माउंटबेटन प्लान आपको पता है, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए 292 मेंबर्स प्लस 93 प्रिंसली स्टेट्स से, और इसमें 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन थे, मुस्लिम, सिख और जनरल, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के आधार पे था, और PRSTV मेथड अपनाया गया, और प्रिंसली स्टेट्स में कंसल्टेशन के तहत, और फाइनल डे को
299, मतलब जो इसमें मेंबर थे, तो फाइनल डे को 284 लोग जब साइन हो रहा था 26 नवंबर 1949 को, तो मौजूद थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने प्रियम्बल पढ़ाते समय बताया था कि पंडित नेहरू जी ने लाया था, और कुछ कमिटीज़ आप देख लेंगे, और कुछ प्रोविजंस 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल फीचर्स। प्रियम्बल वाले चैप्टर को हम लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, इसको हमने सेपरेटली किया है, तो आप वहाँ से करेंगे। नाउ आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम करेंगे। देखिए, आउटस्टैंडिंग फीचर्स ये है कि डिफरेंट सोर्सेज से ड्रॉ किया गया, और फिर उसको हमने जो अलग अलग संविधान के बेस्ट फीचर्स थे उसको लिया और फिर अपने अनुसार मॉडिफाई किया। जैसे इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मोस्टली हमने लिया था। जैसे ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिटीजनशिप को लिया हमने, आयरलैंड से ली डीपीएसपी वाली प्रोविजंस को, साउथ अफ्रीका से हमने लिया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना है, कनाडा से फेडरलिज्म विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया फ्रीडम कॉमर्स वाला, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया इमरजेंसी प्रोविजंस को, रसिया से हमने लिया जस्टिस के कॉन्सेप्ट को और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, यूएस से हमने लिया फंडामेंटल राइट्स को, जुडिशियल रिव्यू को, पीआईएल को। ओके, सप्लीमेंट भी किया हमने अमेंडमेंट्स के तहत, जैसे 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फिर 44, 73 एंड 74 पीआरआई से संबंधित है। सबसे बड़ा संविधान है, 444, शायद अभी 448 हो गए हैं, और एक बार देखना पड़ेगा। 12 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं। रीजन्स इसके क्यों थे? क्योंकि बहुत सारे एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस थे, जुडिशियल डिसीजंस थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जैसे 1935 को भी हमने लिया। ज्योग्राफी काफ़ी वास्ट है, पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं। पार्ट 16, 17 और 18 केंद्र का भी संविधान और राज्य का भी संविधान, और फेडरल रिलेशंस को हमने ये लिया। जस्टिसेबल पार्ट, नॉन जस्टिसेबल पार्ट प्लस लीगल लुमिनरीज का रहना, यही कारण है कि इतना लॉन्गेस्ट हो गया। ज़्यादा फ्लेक्सिबल है बजाय कि रिजिड हो। या क्यों? क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी के तहत बहुत सारी चीज़ों को अमेंड कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल 3 बाउंड्रीज वाला, 169 जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने का, 239A हमने पौंडीचेरी का बताया, 5वां शेड्यूल और 6ठा शेड्यूल, और लेजिस्लेशन सप्लीमेंट करता है जैसे सिटीजनशिप से संबंधित है 5 से 8, 11 और 17 अनटचेबिलिटी से, जिसमें कि प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट 1955 बना। लेकिन जेनिंग्स ने इसके उल्टा कहा कि ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्वेंशन का रोल है कि आर्टिकल 75 में आप देखेंगे वाइटल इशू पे मिनिस्ट्री मोरली रिजाइन करती है, और फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसकी रेमेडीज़ भी दी गई हैं आर्टिकल 32 में। जुडिशियल रिव्यू और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का कॉम्प्रोमाइज़ है, जैसे कि इंग्लैंड का हमने लिया पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और अमेरिका से जुडिशियल रिव्यू, और दोनों का सिंथेसिस हमने ले लिया। और ये आप देखेंगे कि AK गोपालन जजमेंट को मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को रिकवर किया, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, रीजनेबलनेस को। रीजनेबल रेगुलेशन बाय लेजिस्लेचर टू फंडामेंटल राइट्स, फिर सोशल इक्वालिटी आर्टिकल 15, 16, 17, 18 में है। फंडामेंटल ड्यूटीज एंड DPSP, अंबेडकर ने कहा नोवेल फीचर DPSP को। और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज भी है हमारे यहाँ कि 18 साल के ऊपर के जितने व्यक्ति हैं वो वोट डाल सकते हैं। 61st अमेंडमेंट में किया भी गया, और 325 में कोई स्पेशल इलेक्टोरल रोल नहीं है किसी के रिलीजन के आधार पे, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है लेकिन एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी है। फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी बायास है। ये बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट है। KC वियर, मॉरिस जोन्स और ग्रैनविल ऑस्टिन इसके मतलब प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं, और हमारे यहाँ न तो यूनिटरी है और ना ही फेडरल है हम, क्योंकि आप देख सकते हैं 7th शेड्यूल में सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, रेसिड्यूरी पावर सेंटर को मिला हुआ है, यानी यूनिटरी फेडरल मिक्स है। क्यों? क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, डाइवर्सिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री नहीं है, कहीं भी संविधान में फेडरल और फेडरेशन शब्द मेंशन नहीं है। यूनिटरी कहाँ पे दिखेगा फीचर? जैसे कि जुडिशरी में आप देखेंगे सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी दिखेगी,
लॉज में आपको देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया सर्विसेज में संविधान खुद एक ही संविधान है, कोई राज्यों का संविधान नहीं है अमेरिका की तरह। सिटीजनशिप भी एक ही है, अमेरिका की तरह नहीं है यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उसमें हायरार्की है और फाइनल लॉ सुप्रीम कोर्ट ही सुनाता है। 565 से ऊपर मतलब जो स्टेट्स हैं उनका इंटीग्रेशन किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप जानते ही हैं। अदर कुछ फीचर्स हैं जिसमें 3 टायर है, जैसे कि सेंटर, स्टेट और पंचायती राज, और लोकल बॉडी जो है सेकुलर है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक सीएजी, इलेक्शन कमीशन एंड यूपीएससी, और इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। अगर नेचर ऑफ द फेडरल सिस्टम की बात करेंगे तो 2 तरह से बना है, अमेरिका का इंटीग्रेशन और इंडिया का डिसइंटीग्रेशन, और कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि रीजन्स हमने ऊपर देख लिया, डाइवर्सिटी मेन कारण था इसका, और एक तरफ नेशनल यूनिटी के साथ रीजनल ऑटोनॉमी को भी मेंटेन करना था। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कही गई है, और जो इसके फीचर्स हैं फेडरेशन के वो है कि 2 गवर्नमेंट होगा, ठीक है, और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, संविधान सुप्रीम होगा, और कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट करेगा। पिक्यूलियर फीचर्स देखेंगे तो मोड ऑफ फॉर्मेशन, जिसमें एसआर बोम्मई में कहा कि इट इज़ मैटर ऑफ प्रिंसिपल एंड नॉट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, और 1935 एक्ट में पहली बार फेडरेशन वाली चीज़ें मिली। और हमारे यहाँ है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार को आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन राज्यों को तोड़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, वहाँ पे राज्यों को तोड़ नहीं सकते, ठीक है। और पोजीशन ऑफ स्टेट्स देखें तो रिसोर्टिवरी पावर सेंटर के पास है, स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जब संविधान का अमेंडमेंट होता है तो स्टेट को बहुत कम मैटर पे कंसल्ट किया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेशन को राष्ट्रपति डिसअलाउ कर सकते हैं। गवर्नर आपको पता ही है कितना कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, और अमेरिकन फेडरेशन से तुलना कर दीजिएगा। तीसरा जो आर्टिकल 3 है, और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन को डिस्कस कर सकते हैं। रिपीटेड है सारी चीज़ें ये। यूनिटरी कंट्रोल नॉर्मल टाइम्स में तो इसमें आर्टिकल 249, सेंट्रल बायास इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन 256, 57, 356, 365 इनको डिस्कस करेंगे। और ये मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी मेंस पर्सपेक्टिव से है। सर्वाइवल ऑफ फेडरेशन, और सरकारिया कमीशन है, 1983 में बना था, 1988 में रिपोर्ट सौंपता है। सेंटर स्टेट के रिलेशन पे है, ये कई बार पूछा गया सरकारिया कमीशन का संबंध किससे है, और इसको जो एसआर बोम्मई केस है उसमें रेफर भी किया गया था। और स्टेट्स को इसमें कहा गया कि भाई अब जो है वो केवल अपेंडेज नहीं है, एंड इसी केस में, और वो इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल एंड नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, और जो इमरजेंसी होगा वो एक्सेप्शन होगा। नाउ टेरिटरी ऑफ द यूनियन अगर हम देखें तो लिखा गया है आर्टिकल 1 में ही, इंडिया दैट इज भारत। और इंडिया को आप एक बात समझिए, यूनियन ऑफ इंडिया में केवल स्टेट्स आते हैं, लेकिन जब टेरिटरी ऑफ इंडिया कहेंगे तो उसमें एक्वायर्ड टेरिटरीज और ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, यूनियन टेरिटरीज वगैरह, ठीक है। और सीसीड नहीं कर सकते भाई। दादरा को 10th अमेंडमेंट, गोवा और दमन एंड दीव 12वां अमेंडमेंट, चंडीगढ़ 12वां अमेंडमेंट, और पौंडीचेरी 14वां अमेंडमेंट के तहत। पौंडीचेरी ये हमने देख लिया आर्टिकल 239A में है, और दिल्ली 239AA एंड AB। एक्वायर्ड टेरिटरी लेजिस्लेशन आर्टिकल 246 का क्लॉज 4। बेरूबारी केस हमने बताया था 1960, और पार्लियामेंट जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे थे तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। और अगर पार्लियामेंट ऑल्टर करता है ना तो उसमें प्रेसिडेंट जो है स्टेट की व्यूज़ को भी लेते हैं, और यूनियन टेरिटरीज़ की व्यूज़ को नहीं लेते हैं। और कोई जो लॉज बनेंगे आर्टिकल 2 और 3 में तो उसको अमेंडमेंट नहीं समझा जाता है आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। सेशन और सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट्स में अंतर है। सेशन के लिए आपको क्या है कि पार्लियामेंट्री जो अमेंडमेंट है उसकी ज़रूरत है, बट सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट्स में नहीं है। सिक्किम का देखेंगे तो यहाँ पे हेरिडिटरी चोग्याल थे, और प्रोटेक्टोरेट था बेसिकली, और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 आया। 35th अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया, और आर्टिकल 2A में इसको जगह दी गई। और 10th शेड्यूल, हालांकि अब 10th शेड्यूल जो है 2A को तो एबोलिश कर दिया गया, और अभी 10th शेड्यूल जो है वो इसको डील करता है, एंटी डिफेक्शन को। और 36वां अमेंडमेंट के तहत फुल भारत का राज्य बन गया, और 371F में इसकी चर्चा है, और रेफरेंडम हुआ तो इंडिया को फेवर किया। आर्टिकल
दो जुडिशियल शाह कमीशन जो है वो 1966 में आया। मेघालय 22वां स्टेट बना और 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा बने। नागालैंड 16वां स्टेट बना। एसके धर कमीशन ये एडमिनिस्ट्रेट कहा कि लैंग्वेज के आधार पे मत बनाइए राज्यों को, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ठीक है। जेवीपी कमीशन, इसका कोई चेयरमैन नहीं था और इसने भी लैंग्वेज को हटा दिया। और जो एसआरसी बनी स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, इसमें 3 मेंबर थे, फजल अली इसके हेड थे। तो इसने भी 1 लैंग्वेज 1 स्टेट को हालांकि रिजेक्ट कर दिया और यूनिटी को प्राथमिकता दी। इसने 4 चीज़ों को, फैक्टर्स को माना: यूनिटी एंड सिक्योरिटी, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड पीपल वेलफेयर। और 4 फोल्ड जो क्लासिफिकेशन है उसको इसने रिजेक्ट किया। नाउ एक सिटीजनशिप वाला चैप्टर पढ़ के और हम रोकते हैं। आगे जो है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और एफडी हम एक साथ पढ़ लेंगे। तो सिटीजनशिप में अंबेडकर जी ने कहा कि दिस इज़ द मोस्ट सिविलाइज्ड पार्ट। एक होते हैं सिटीजन्स, दूसरे होते हैं एलियंस और तीसरे होते हैं स्टेटलेस लोग, जिनका कोई स्टेट नहीं। और एलियंस यानी फॉरेनर्स को कहते हैं। और एक है कि जिनका कोई स्टेट ही नहीं है। कुछ अधिकार केवल सिटीजन्स को हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। हम इसको डिस्कस करेंगे आगे फंडामेंटल राइट्स में। कुछ ऑफिसेस भी हैं और वोटिंग का अधिकार केवल सिटीजन्स को है। एनिमी एलियंस को जो आर्टिकल 22 के तहत जो प्रोटेक्शन है वो नहीं दिया जाता है 22(1)(2) में। और कॉन्स्टिट्यूशन केवल मेंशन करता है उन सिटीजन्स को जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे बनते हैं और 26 जनवरी को जो लोग बने। और पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स आए उनको आर्टिकल 6 में, जो पाकिस्तान को चले गए उनको आर्टिकल 7 में, जो पीआईओज हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनको आर्टिकल 8 में। और एक्विजिशन ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 4 क्राइटेरिया है: बर्थ के तहत, डिसेंट के तहत, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। और आपकी चली जाएगी सदस्यता आप यदि खुद से छोड़ देते हैं या टर्मिनेट कर दिया जाता है या डिप्राइव कर दिया जाए। सिटीजनशिप की कॉन्टिन्यूएशन की बात आर्टिकल 10 में कही गई है और इसमें हर व्यक्ति को इंक्लूडिंग द आर्म्ड फोर्सेस को भी शामिल किया गया है। बाय बर्थ और नेचुरलाइज्ड का मतलब है कि बाय बर्थ को आप डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। और यूएस के तो प्रेसिडेंट केवल बाय बर्थ ही होना चाहिए। इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप बाय बर्थ सिटीजन है तभी जो है प्रेसिडेंट हो सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन रेजिडेंस का क्राइटेरिया पार्लियामेंट लगा सकता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के तहत 1957 एक्ट में टेम्पररी किया भी था। और आर्टिकल 15 नॉट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन रेजिडेंस, इसलिए फी अलग अलग हो सकता है। नाउ फंडामेंटल राइट से हम आगे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।